वन लेस टीचर पीपल, आप सभी का स्वागत है। आप सभी के लिए मैंने आपकी डिमांड पर ही बहुत ज़्यादा बच्चों को कहीं ना कहीं इतने कम समय में कैसे तैयारी करें, किस तरीके से करें और क्या क्या पढ़े और क्या क्या ना पढ़े, हर एक चैनल में मैंने आपको बोला कि मैं मैराथन क्लास लाने वाली हूँ। उसके लिए मैंने अलग से शॉर्ट वीडियो भी अपडेट दिया था। तो आज से ही आज ये पहली वीडियो होगी। ये कुछ पार्टीशन होंगे शॉर्ट वीडियो में, क्योंकि नहीं सॉरी डिटेल वीडियो में पार्टीशन होंगे। क्यों? क्योंकि मैराथन क्लास में सारा कंटेंट एक या दो या तीन वीडियो की मैराथन क्लास होगी, जिसमें मैं आपको वर्बली शॉर्ट नोट्स होते हैं मेरे खुद के, उससे मैं समझाऊंगी और आपको हेल्प मिलेगी आने वाले सीट एग्ज़ाम को क्रैक करने की। क्योंकि आपको भी पता है DT+B की और भी वैकेंसी आ सकती है। तो प्लीज़ इसके लिए आप अपना प्रिपेयर कीजिए। एक वीडियो में आपको सब कुछ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करना। अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको CDP यानी कि टीचिंग से रिलेटेड वीडियो या अपडेट मिलता रहता है और देती रहूँगी। क्योंकि इसमें मेरा ये मकसद था कि आपका चाइल्ड डेवलपमेंट सबसे पहले शुरू कीजिए। क्योंकि कहीं ना कहीं 15-15 नंबर के अगर मिला के देखें तो 90 नंबर पेपर 1 में और फिर 65 नंबर जो आपके हैं पेपर 2 में आते हैं। तो पेडोलॉजी सेक्शन करना सबसे पहले ज़रूरी था। फिर दैन ज़्यादा सब्जेक्ट कराएंगे, वो 1 या 2 दिन में आपको कंप्लीट करा दूंगी। ठीक है, सबसे पहला है कि हम विदाउट टाइम ना वेस्ट करते स्टार्ट करते हैं। विधि और विकास को आपको पता ही है, इसके कुछ पॉइंट्स होते हैं। विकास होता है कि बच्चे का पूरी तरीके से विकास किस तरीके से हो रहा है, चाहे शारीरिक ले लो, चाहे मानसिक ले लो, चाहे भाषा से रिलेटेड ले लो, क्रियात्मक विकास ले लो, कॉग्निटिव यानी संवेग ले लो, इमोशनल मत लें, संवेग या संवागिक, ये सारे डेवलपमेंट होना है। और उसका भाग होता है विधि। विधि के बिना विकास अधूरा है और वो संभव भी नहीं हो सकता। ठीक है, इसके पॉइंट्स है। विधि विकास में सबसे पहला है ये मात्रात्मक होती है विधि, और विकास होता है हमारा विकास हमारा होता है क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव। तो दोनों में से यानी गुणात्मक और मात्रात्मक होता है। विधि में हम वजन नाप को तोल सकते हैं, और जो इसमें होता है इसमें गुण और मात्रा को नाप सकते हैं, लेकिन गुण को नहीं नाप तोल सकते। जो विकास होता है वह एक क्रमबद्ध प्रक्रिया होती है। क्रमबद्ध मतलब एक सीक्वेंस में चलने वाली होती है। ये एक आंतरिक है, ये एक्सटर्नल है, ये बाह्य तरीके से इसका विधि का होता है। कुछ बाद विधि रुक जाती है, एक समय के बाद विधि रुक जाती है, लेकिन क्या होता है जो हमारी विकास होती है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, वो कभी रुकती नहीं है। विकास में विधि के बिना संभव नहीं है। ये बाह्य स्वरूप है, इसमें हमारे शारीरिक मानसिक भावात्मक परिपक्वता आती है जो हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं। आगे है फिजिकल ग्रोथ ऑफ सेल्स होते हैं। ग्रोथ ऑफ सेल्स का मतलब यह होता है कि आपके जो जीन्स होते हैं उस पर भी डिपेंड करता है। फिजिकल चेंजेस में हम उसको नाप सकते हैं, तो इसमें मेन पॉइंट से ये ध्यान रखना है। आगे देखिए इसकी टाइप ऑफ आपके आगे है कि फिजिकल डेवलपमेंट यानी टाइप ऑफ विकास के डेवलपमेंट होता है। फिजिकल डेवलपमेंट होता है, सोशल डेवलपमेंट होता है, लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, और इमोशनल डेवलपमेंट प्लस मेंटली डेवलपमेंट होता है। फिजिकल डेवलपमेंट में 2 टर्म्स आती है जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये 1 नंबर वो, 2 नंबर ये, 2 नंबर आपके पक्के हैं कि इसको समझना जरूरी है। मोटर स्किल में क्या होता है, 2 स्किल होते हैं मोटर स्किल, और एक होता है पहला होता है फाइन मोटर स्किल, दूसरा है ग्रोस मोटर स्किल जो आप पिक्चर्स में देख रहे हैं। ठीक है, फाइन मोटर स्केल में जो होता है हम छोटी क्रियाओं का महत्व, यानी छोटी जो मसल्स होती हैं, उंगलियां हो गई, पैर, जिससे हम काम छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ने के लिए काम आता है। जैसे राजमा पकड़ना, चावल पकड़ना, दाल पकड़ना, राइटिंग स्किल करना, कर्लिंग करना, कटिंग करना। तो ये तीनों छोटी मसल्स का उपयोग करता है। बड़ी मसल्स के लिए हम स्विमिंग करना, दौड़ना, कूदना, भागना, ये सारे चीज़ें प्रयोग की जाती है। तो इसलिए इसको ग्रॉस मोटर स्किल और इसको फाइन मोटर स्किल कहते हैं। इसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। देन आगे चलते हैं, हर एक टॉपिक करेंगे, हर एक टॉपिक को क्लियर से समझेंगे, ताकि आपके एग्जाम में कोई भी किसी प्रकार की गलती ना हो। ठीक है, सबसे पहला है कि यहाँ पे जो आपको दे रखा है, ये स्क्रॉल हो गया सॉरी, यहाँ पे आपको दे रखा है कि यहाँ पे सबसे पहले मोटर स्किल के बाद विकास के सिद्धांत है। विकास के सिद्धांत मैं डिटेल में आगे पढ़ाऊंगी इसको, क्योंकि मैंने यहाँ पे सारा चीज़ लिखी है। यहाँ पे थोड़ा सा एक टाइप है कि अगर पूछ ले तो बच्चे के जन्म में 270 हड्डियाँ होती है, सिर्फ इसको ध्यान रखना है। आगे है कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट का मतलब है कि यहाँ पे किस तरीके की स्टेजेस दी गई है। सबसे पहला है प्री नेटल स्टेज जो होती है 9 मंथ की होती है, जिसमें गर्भावस्था में होती है। ये सबसे तेज अवस्था होती है डेवलपमेंट की, तो इसको ध्यान रखना। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे तेज डेवलपमेंट किस अवस्था में होता है, इन्फेंसी अवस्था में। अगर आपको ऑप्शन में आ जाए अर्ली या इन्फेंसिव, तो दोनों में से एक को ही चूज करना, तो ध्यान रखना। प्रीनेटल स्टेज में जो होता है सबसे पहला पॉइंट इन्होंने दिया गया है कि इसमें सबसे पहले इन्फेंसी सबसे तेज होता है, उसके बाद चाइल्डहुड में तेज स्लो हो जाता है, फास्ट अडोलसेंस में होता है, फिर अडोल्टर पीरियड में फिर स्लो हो जाता है। तो ये चार्ट पे है, चार्ट को यहाँ पे देख कर रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए शैशवकाल या इन्फेंसी 0 से 2 साल तक है, इसमें तो एज कहते हैं। निमेटिक यानी नकल करके बच्चा ज़्यादा से सीखता है। सेंसर मोटर चेंजेस हो जाते हैं सब। उसके बाद सीखने का टीचर्स होते हैं।
सीखने का आदर्श काल बन जाता है। शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है। वस्तु स्थायित्व का मतलब है ऑब्जेक्ट ऑब्सेंस, कभी कोई चीज़ दिखती है और उसको हम छुपा ले तो बच्चा उसमें ढूंढने लगता है। इसमें मॉरल डेवलपमेंट इतनी जल्दी नहीं होगा कि बच्चा बहुत छोटा है। इमोशनल ज़्यादा प्रदर्शन करता है, रोना धोना जो भी बताएगा, रोएगा, हंसेगा, कभी अच्छी लगेगी चीज़। और तीव्र गति से होता है, बच्चा दूसरों पर निर्भर रहता है। आत्म प्रेम की भावना विकसित होती है और इसको टॉय एज भी कहा जाता है। बच्चे इसमें टॉय एज में खेलते हैं। तो इंपॉर्टेंट टर्म्स है बाल्यावस्था पे 2 से 12 साल के है, अर्ली चाइल्डहुड में 2 से 6 साल और लेटर चाइल्डहुड में 7 से 12 साल जो लिखा हुआ है। अब सबसे पहला समझते हैं सबसे पहले जो है अर्ली चाइल्डहुड के बारे में समझते हैं। प्री स्कूल एज यानी प्री स्कूल में बच्चा स्टार्ट हो जाता है 2 से 3 साल, 3 साढ़े 3 साल में बच्चा एडमिशन के लिए जाता है। वहाँ पे स्कूल में रहता है, स्कूल के इन्वायरमेंट में अपने आप को ढालता है, बच्चों के साथ रहता है, टीचर्स के साथ घुलता है, खेलता है, खाना खाना मतलब सारे सेल्फ डिफेंस होने लग जाता है। सेंस सेंट्रिक मतलब खुद को सेंटर में रखकर अपनी चीज़ों को समझने लगता है। पीयर ग्रुप्स में बच्चों के साथ रहना होता है। सोशलाइजेशन हो जाता है क्योंकि वो समाज से जुड़ने लग जाता है। ऑब्जेक्ट उनकी पहचान करने लग जाता है। मूर्त वस्तुओं के बारे में जो सामने है उसके बारे में सोचना और समझना सीखता है, ऑब्जर्व करना सीख जाता है। देन उसके बाद अगला है लेटर चाइल्डहुड 7 साल से 12 साल की गैंग एज होता है। तार्किक चिंतन होता है, टबलिंग एज कहते हैं। क्यूरियोसिटी होती है इस समय की जो एज होती है, उन्हें हर किसी की जानने की इच्छा। डिसिप्लिन होता है क्योंकि स्कूल में आता है वो, तो उठना बैठना हर चीज़ डिसिप्लिन के हिसाब से, अनुशासन के हिसाब से होता है। तार्किक थिंकिंग होती है। भाषा अर्जन भी डेवलपमेंट हो जाता है। बच्चा जो इन्वायरमेंट में सीखा वहाँ से ठीक ढंग से व्याकरण को किस नियम और जो नियम लागू किए जाते हैं उनको सीख लेता है। इसे गेम में ज़्यादा पेश करना है। टॉय एज भी कहते हैं, स्मार्ट एज भी कहते हैं। संग्रह करने यानी चीज़ों को इकट्ठा करना, अनोखा काल या प्रेग्रोस में भी रहना पसंद करता है सब में। फिर अगला आता है 13 से 18 साल, जिसमें हम कहते हैं किशोरावस्था की समय होता है। उस समय का जो टाइम पीरियड होता है उसमें हम बच्चों को तूफान एज कह सकते हैं। इसमें शारीरिक विकास हमारा जो होता है परिपक्व अवस्था में आ जाता है। मानसिक डेवलपमेंट में तो फॉर्मल हो जाता है। इनफॉर्मल जो होता है जब बच्चा इन्वायरमेंट जब स्कूल में जाता है तो फॉर्मल हो जाता है, सारी चीज़ें सिस्टमेटिकली तरीके से करना लग जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट्स देखिए ताकि आपको पता चले। उसके बाद आता है इसी एज में होता है हमारा प्रतियोगिता यानी पार्टिसिपेट करना होता है हर चीज़ में, अपने आप को ग्रुप्स में रहना, पीयर्स ग्रुप्स में रहना। इसे गोल्डन एज या अमूर्त एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यानी कि बच्चा जो सामने रखी थी उन चीज़ों के बारे में अब इमेजिन भी करने लग जाएगा जो बच्चा उनके सामने नहीं रखी हुई है। ठीक है, अब इसकी फिजिकल है प्रकार है ये जो हम कर चुके हैं। इसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट जो मैं आपके नहीं करती। सबसे पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है, सारे पॉइंट्स के बारे में हम क्लियर करेंगे। सबसे पहला है समान प्रतिमान का सिद्धांत, जिसमें 2 व्यक्ति समान नहीं होते बल्कि इसके विकास के क्रम समान होते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखना। विकास की दिशा 2 तरीके से होती है। एक होता है सफल कोडल जो इंपॉर्टेंट है और एक होता है प्रॉक्सोमोडल। सफल कोडल में सेंटर सिर से पैर की तरफ होता है और ये सेंटर यानी विकास के मध्य भाग से होना होता है। यहाँ पे आसपास के जो ऑर्गन होता है वो उसका डेवलपमेंट होता है। आगे देखिए, सामान्य से विशिष्ट का मतलब ये होता है कि इसमें बच्चा पहले ही सामान्य तरीके से काम करता है, बाद में विशिष्ट क्रिया को, यानी कि उदाहरण के लिए बच्चा पहले छोटी छोटी चीज़ों को सीखेगा, जैसे स्लबिंग करेगा, पेन पकड़ेगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे बच्चे ग्लास पकड़ना, पेन पकड़ना, कप पकड़ना, ये चीज़। पूर्वानुमान का सिद्धांत बच्चे को पहले से ही पता होता है कि विकास किस दिशा में जा रही है, तो इस चीज़ का। एकीकरण का सिद्धांत का मतलब होता है हम किसी एक ही काम को करने के लिए हाथ या पैर का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसको इतना है। व्यक्तिगत में किसी भी व्यक्ति की जो गति होती है, चलने की जो क्रम होता है वो कहीं तेज होता है तो कहीं कम होता है। आगे अंतर संबंध का मतलब होता है कि व्यक्ति का संपूर्ण विकास होता है, चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे संवेगात्मक हो, चाहे भाषा के साथ साथ अन्य प्रकार के विकास भी अंतर संबंध करते हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अगला जो इम्पोर्टेंट है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट क्या होता है। हेरिडिटी का मतलब होता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी का जुड़ना या ट्रांसफ़र होना, और इन्वायरमेंट के आसपास का माहौल जैसे घर परिवार। और डीएच मतलब होता है यहाँ पर डेवलपमेंट, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, 50-50% होते हैं दोनों। हेरिडिटी को हम प्राकृतिक भी कहते हैं और इन्वायरमेंट को प्राकृतिक पोषण भी कहते हैं, यानी पोषण कहते हैं। दोनों का 50 है। ये जो प्रकृति होती है वो स्थिर है, जबकि हमारा परिवर्तन इन्वायरमेंट जो है वो परिवर्तनशील है, बदलता रहता है। आगे क्या है, जीन्स डिटरमाइंड है, कहीं ना कहीं कुछ ना हमारे जीन्स बदलते रहते हैं, उसी प्रकार हमारे एक्सपीरियंस भी वातावरण के अनुसार बदलते रहते हैं। अगला है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट में क्या है। सबसे पहला पॉइंट है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट में फिजिकल शारीरिक विकास होता है। इसमें हम कम्युनिटी या विकास में इन्वॉल्व होते हैं। इसमें बुद्धि होती है, इसमें बुद्धि किसके डिपेंड करती है, हमारे गेट्स के और हमारी क्यूरियोसिटी के। ठीक है, एक्सेट्रा जो आपकी बुद्धि पे है। शारीरिक विकास भी होता है, इनेटिव एबिलिटी होती है, जो आपके अंदर की एबिलिटी होती है वो डिपेंड करती है हमारी एबिलिटी पर, और जो हमारे इन्वायरमेंट होता है वो इंटरेस्ट और हॉबी पर डिपेंड करता है। इसमें से एक क्वेश्चन पूछा गया था तो मैं इसके बारे में बता देती हूँ। प्राकृतिक पालन पोषण वाद विवाद के संबंध में किस संदर्भ में कौन सा जो उपयुक्त प्रतीत होता है। तो एक बच्चा खाली स्लेट के समान होता है, उसके चित्र यानी इसका जो इन्वायरमेंट है वो परिवेश के द्वारा किसी भी आकार का ढाला जा सकता है। देखिए ऐसा गलत है।
बच्चा आनुवांशिक रूप से इस तरफ प्रवृत्त होता है, किसी तरह होना चाहिए, इसमें से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे किस तरह के परिवेश में पल भर रहे हैं। एक बच्चे के व्यवहार को निर्धारित करने में परिवेशीय प्रभावों का बहुत कम महत्व होता है और वह प्राथमिक रूप से आनुवांशिकता रूप से निर्धारित होता है। वंशानुक्रम और परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हुए हैं और दोनों ही विकास को प्रभावित करते हैं, यानी कि दोनों ही हमारे विकास को प्रभावित करते हैं। इसका राइट आंसर इज 4। तो इसलिए बताया गया है कि इसको पता चले कि आपके किस तरह। अगला जो है इसके कुछ जो आपकी थ्योरी थी उस पर से कुछ पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखना है। प्रतिगमन आ जाता है सिद्धांत, तो इसके विपरीत गुण, यानी कि जो बच्चे के गुण होते हैं अगर उसके पेरेंट्स के इसके उल्टा गुण होते हैं, यानी कि तेज बुद्धि वाले माता पिता की कम बुद्धि वाला बच्चा होगा, मंद बुद्धि वाले के लिए तेज बुद्धि है, तो ऐसा उल्टा होता है। गार्डनर ने कहा बच्चे में पिछली पीढ़ी से गुण का आना, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी का आना होता है। अभी मैंने कहा कि एक कोष समाप्त होने के बाद ही दूसरी कोष में मतलब निरंतर चलते रहते हैं, ये रुकते नहीं हैं। गेगा मेडलन ने जो अपना जो सिद्धांत दिया था वो मटर पे दानों पर दिया था। अब हम करते हैं सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन का मतलब होता है कि एक ऐसी प्रक्रिया, एक ऐसा जरिया जिसमें हम मानव के सारे कौशलों का, उसके ज्ञान के, उसके कौशल के, उसके सील गुण को अर्जित करते हैं। पूरी जीवन निरंतर चलने वाली प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरीके से कर सकते हैं। इसके 2 एड्रेंस है जो इंपॉर्टेंट है, जिसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है सक्रिय और निष्क्रिय क्या होता है। सक्रिय होता है जो एक्टिव होता है और वो सीधा प्रभाव पड़ता है हमारे परिवार पर, हमारे दोस्त पर, हमारे रिश्तेदार पे, हमारे स्वास्थ्य और हमारे क्लब और स्कूल। निष्क्रिय मतलब पैसिव, यानी बच्चे का सीधा प्रभाव नहीं होता, अदर है, जैसे सार्वजनिक स्थल, पुस्तकालय और एयरपोर्ट वगैरह। इकाई इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा। क्यों है? क्योंकि परिवार शैली जो एजेंसी होती है, प्राथमिक एजेंसी जो होती है, प्राथमिक होता है हमारा परिवार होता है, इकाई होती है। दूसरी इकाई हमारी जो होती है वो टीचर्स होते हैं, फिर स्कूल होता है, फिर टीचर्स होते हैं, फिर गेम्स, मीडिया पूछा गया था, धार्मिक संस्था, पड़ोसी समुदाय, खेल। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है, सिर्फ आपको ध्यान रखना है। आगे पढ़ते हैं। अब जो इम्पोर्टेंट है जीन पियाजे की थ्योरी है, जिसमें से क्वेश्चन हजारों बार 2 या 3 या 4 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कभी कभी, वो पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के व्यक्ति थे, उन्होंने संज्ञानात्मक सिद्धांत की थ्योरी दी थी। उन्होंने कहा था कि बच्चा एक परिपक्व अवस्था में वस्तु के कंसेप्ट को समझना, अपने अंदर एक कंसेप्ट को, एक धारणा को बना लेता है, तभी हम उसके फिजिकल वर्ल्ड के सक्रियात्मक, रचनात्मक, वैज्ञानिक हो जाते हैं, यानी बच्चे संसार के साथ अपने आप को ढालना सीख जाते हैं। उन्होंने कहा अपने कॉग्निशन थ्योरी में। इसमें 2 टर्म्स दी थी। अनुकूलन होता है कि अनुकूलन का मतलब होता है कि बच्चा के वातावरण में खुद को अपने हाथ में ढाल लेना। एडोप्शन इंग्लिश में बोलते हैं। इसके 2 टाइप थे, आत्मसातकरण और समायोजन। एक्सप्लेनेशन में कहा था कि पूर्व ज्ञान के साथ नए ज्ञान को जोड़ना। रिकमेंडेशन कहा था पूरे ज्ञान में परिवर्तन करके नए ज्ञान में तालमेल करके बिठाना। देखो इसका मतलब समझ लीजिए, उदाहरण दे रही हूँ। उस उदाहरण से मान लीजिए बच्चे ने कुछ पुराना चीज़ सीखी हुई है और हमने जैसे मान लीजिए उदाहरण लीजिए, बच्चे ने कुछ ऐसी चीज़ देखी जिसको अब इसको पहले से ही पता था कि ऐसी है, लेकिन हमने उसमें और डिफरेंट चीज़ें डाल दी या उसके साथ जोड़ दी, तो वो एक हो गया नया ज्ञान। अगर पूर्व ज्ञान में हमने थोड़ा सा मॉडिफाई किया कि इसके, अगर हम फॉर एग्जांपल लेते हैं, जो कोई भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए उसने बिल्ली देखी, तो बिल्ली के आपको पता है 4 टांगे हैं, उसमें हमने मॉडिफाई करके थोड़ा सा उसको बता के हमने उसको नई चीज़ दिखा दी कि कुत्ते के भी 4 टांगे होते हैं, अलग अलग जानवर के। तो एग्जाम्पल ऐसे तरीके से ताल में बिठाना। स्कीमा मतलब होता है हमारे दिमाग में ऐसी चीज़ या स्टोर या जैसे कंसेप्ट को स्टोर करना जिससे हमारी इमेज बन जाए या धारणा बन जाए और प्रतिक्रिया नहीं होती। स्कीमा से आगे आया साम्यधरण, ये संतुलन बोलते हैं। जब हमारा आत्मसातीकरण और समायोजन में संतुलन होता है, तो इक्विलिब्रियम होता है जिसमें संतुलन होता है। जब हम दोनों में संतुलन नहीं बना पाते तो हमारा असंतुलन होता है। संगठन क्या होता है कि एक स्कीमा से दूसरे स्कीमा को जोड़ते जाना, यानी एक धारणा को दूसरे धारणा से जोड़ना, एक कंसेप्ट को दूसरे कंसेप्ट से जोड़ना, उसको कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन। 4th है, इसके 4 स्टेजेज है। सेंसर मोटर स्टेज 0 से 2 साल तो होते हैं। इस साल के बच्चे जो होते हैं वो सेंसरी मोटर डेवलपमेंट हो जाता है। और ऑब्जेक्ट प्रेफरेंस के मतलब होता है कि वस्तु सामने दिख के उसको छुपा लो तो बच्चा ढूंढने लग जाता है और वो वस्तु को बिठाना सीख जाता है। इमिटेशन मैंने नकल करना सीख जाता है, वस्तुओं को पकड़ना सीख जाता है इस एज में। प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 साल होती है, वो 0 से 2 साल होती है। यहाँ पे आपको दोबारा दिखा देती हूँ, 0 से 2 साल होती है, ये 2 से 7 साल होती है, जिसको प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। इसमें प्रतीकों का उपयोग करता है, शब्द सुनकर इमेज बनाने लग जाता है, सूक्ष्म निर्देशित व्यवहार करने लग जाता है, बिहेवियर में चेंजेस आते हैं। इसमें टर्म्स जो है वो याद रखनी है। एक होता है जीववाद। जीववाद मतलब एनिमिज्म होता है, सजीव और निर्जीव में अंतर करना, क्योंकि जो सामने है या नहीं है उनको अंतर करना नहीं कर पाता। आत्म केंद्रित मतलब अहम केंद्रित, बच्चा खुद को सोच लग सकता है कि वे क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, इसके बारे में ठीक से अभी वो सीखा नहीं है। अगला पॉइंट है बच्चा वास्तविकता की तुलना नहीं कर पाता, इसमें अहम केंद्र में। केंद्रीकरण सेंट्रलाइजेशन मतलब एक ही समय में एक ही विशेषता पर एक ही चीज़ पर ध्यान लगाते हैं, अलग अलग चीज़ों पर नहीं लगाते, जो 2 से 7 साल के बच्चे होते हैं। अगला है संरक्षण।
संरक्षण का मतलब होता है किसी भी वस्तु की शेप या आकार को सही चेंज देकर भी बच्चों क्वालिटी का कोई प्रभाव नहीं कर पाता, वो समझ नहीं पाता किस में जाता है किस में कम है। अगर हम 2 ग्लास और कप रख दें, उसमें कुछ भी डाल दे, चाय या कुछ भी पानी डाल दे, अगर हम उसको देखें तो बच्चा उसमें अगर बताएगा तो बच्चे को दोनों इक्वल लगेंगे। क्यों? क्योंकि उसे पता नहीं है कि इसकी साइज़ और शेप कैसी है। ठीक है, अगला है लॉजिकल थिंकिंग। लॉजिकल थिंकिंग नहीं आएगा, वो उसमें है, आपको बता दूंगी। अपलटावी मतलब होता है वस्तुओं और संख्याओं या समस्याओं को उल्टे से सीधा करना मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो 4+2 6 होते हैं, अगर 2+4 करें तो बच्चा नहीं बता पाएगा, तो इसमें कहीं ना कहीं वो गलती करता है। तो ये चीज़ हमारी होती है 0 से 7 साल, जिसको प्री ऑपरेशनल स्टेज होता है। फिर क्रमबद्धता शिरेशन होती है। शिरेशन में बच्चे क्या करते हैं, वस्तुओं और तत्वों को सही आकार में नहीं रख पाते, यानी वस्तु तत्वों को, यानी जो शेप दी गई है उससे ठीक तरीके से नहीं रख पाएंगे, क्योंकि उनको दिक्कत होगी। कंसेप्ट में कमी रहती है किस एज में? प्री ऑपरेशनल स्टेज में कंसेप्ट में कमी रहती है। शिरेशन में होता है इनविजिबिलिटी कमी रहती है, बच्चा नहीं कर पाता। कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता, यानी संरक्षण नहीं कर पाता। बच्चा कैंथ्रेशन नहीं होता, इकोसाइटलिज्म नहीं होता, एनोमिज्म नहीं होता। ये जो टर्म्स है ये इसका ही उल्टा होगा। कहाँ पे होगा? हमारे कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज में होगा। कॉन्क्रीट में जो चीज़ें नहीं कर पाता वो इस एज में। पहला है सजीववाद, जिसमें एनिमिज्म होते हैं, सजीव को निर्जीव, और उसमें अंतर नहीं कर पाता था, लेकिन यहाँ अंतर कर पाएगा। मुद्रा और भार में अंतर पाएगा। संरक्षण कर पाएगा, कर्मबद्धता में लगा पाएगा। आगमन तकनंग यानी तर्क करने लगेगा, किसी भी क्लासिफिकेशन सीख जाएगा, चीज़ों को सही ढंग से, क्लासिफिकेशन का मतलब वर्गीकरण करने लग जाएगा। अगर उसको कुछ भी नाम दो तो इसको अलग अलग बता देगा। ठीक है, डिसेट्रेशन में जहाँ एक जगह पर सोचता था, अब यहाँ डिफरेंट तरीके से सोचने लगेगा। और अपन वाली चीज़ें जो रास्ता दिया है, यानी कि इसमें चाहें कि 4+2 था, तो इसको राइट तरीके से बच्चा सीधे तरीके से प्लस करना सीख जाएगा, चाहे उसको किसी भी तरीके से हम चेंजेस दें। इसमें एक पॉइंट और है, लॉजिकल थिंकिंग में बच्चे सामने रखी हुई वस्तु के बारे में चिंतन करने पड़ेगा, और उल्टे से सीधा, यानी कि जिस स्कूल में जा रहे हैं, जिस जगह जा रहे हैं, वो इस रास्ते से दूसरे रास्ते भी जाना सीख जाएगा। तो कौन सी होती है? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज होती है, इसको टर्म को ध्यान रखना। फिर आता है कन्वेंशन स्टेज, जो 10 से 13 साल में से सही, ये इसकी एज नहीं है, ये थोड़ा सा बाय मिस्टेक हो गया, आपको अब दिखा। अब हम पढ़ते हैं चौथी फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, जो 11 से 15 साल होती है। इसमें बच्चा संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था तक पहुंच जाता है, और से निगमन, उसमें निगमन तकमन यानी नियम और कानून के अनुसार उस तर्क से बहुत ऊपर है, जिसे एब्स्ट्रैक्ट रूल समझ लेते हैं। इसमें आलोचना यह है कि मानसिक विकास के चरणों के अपरिवर्तनशील है। बच्चों को अच्छे वातावरण में दिया जाना चाहिए, लेकिन सीख नहीं, जिससे में बच्चा अच्छा सीख सके। समाज और संस्कृति पर कम ध्यान दिया गया। तो ये है इसके आलोचनात्मक। इसमें 4 स्टेज दी थी। पहला था सेंसर मोटर स्टेज, दूसरा आपको पता ही है कॉन्क्रीट ऑपरेशन प्री, दूसरा हमारा प्री ऑपरेशनल स्टेज, फिर चौथा हमारा जो था फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज, और तीसरा हमारा कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज था, चौथा हमारा फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज था। तो इन चारों को ही ध्यान में रखते हुए अपने अगला हम चलते हैं अगली थ्योरी के ऊपर। थ्योरी है लॉरेंस कॉल्बर्ग की नैतिकता का सिद्धांत दिया था, अमेरिका के थे। उन्होंने कहा था ये गुण हमें सही और गलत की पहचान कराता है। सामाजिक परिवेश में नैतिकता व अनैतिकता के गुणों की पहचान कराएं, यानी कि कहने का मतलब है क्या सही हमारे लिए और क्या गलत है, वो गुण की पहचान कराता है। आगे इसमें इंपॉर्टेंट है नैतिक दुविधा, यानी कि मॉरल डेवलपमेंट डिलेमा है, उसमें कहा गया है कि सही और गलत की पहचान और दुविधा उत्पन्न होती है। तब यहाँ पे 3 लेवल दिए थे, तो हमें उसके सही लेवल बताना है। इसमें आपको भी पता है स्टोरी दी थी जीन पियाजे ने, जो जिसमें हमने कहा था कि वो जो अगर थ्योरी में दिखाया, जो उसमें वैज्ञानिक था जिसका नाम था लॉयस, उसने क्या किया था कि उसकी बीवी बीमार थी और वो जाके उसकी दवाइयों के लिए, उसके पास इतने पैसे नहीं थे, वो जाके चोरी करता है। तो बच्चों के सामने ये कंडीशन रखी गई थी, तो इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए बच्चों के साथ थ्योरी बनाई गई। पहली थ्योरी के 3 लेवल है, और हर लेवल के 2-2 स्टेजेस है। पहला है प्री कन्वेंशन स्टेज, जो 4 से 4 वर्ष के बीच में होता है, जिसमें पनिशमेंट ऑबिडेंस होता है। जैसे पनिशमेंट मतलब होता है सज़ा देना, और ऑबिडेंस मतलब आज्ञा का पालन करने पर आधारित होता है। अगर बच्चों को हम सज़ा और पालन कैसे देंगे? जब सज़ा, अगर बच्चा गलती करता है तो सज़ा देते हैं, और आगे का पालन ऑब्जेक्ट देते हैं। तो इसमें 2 तरीके की स्टेजेस दी थी। एक तो फर्स्ट स्टेज आपको बता दी, सज़ा और पालन करने पर आधारित होगा, कि बच्चों को कोई भी अच्छा काम करता है तो हम उसे रिवॉर्ड्स नहीं देते, आज्ञा देते हैं, उसका पालन करते हैं, और उसके बाद सज़ा जब देते हैं जब बच्चा कहना नहीं मानता। तो अब तो ये रूल है नहीं, तो इन्होंने स्टेज दी थी पनिशमेंट और इंस्टॉलमेंट और रिलेटिव्स। जैसे को तैसा मतलब होता है कि जैसे आपने आज चीज़ दी तो बच्चा क्या टिक और टैग करता है। इसमें बच्चे का क्या होता है कि जो भी चीज़ अगले दिन बच्चे ने अपने साथ निशाना शेयर किया, तो आज वो अपने पेंसिल शेयर करता है आपस में एक दूसरे से। अगर वो शेयर कर रहा है तो वो खुद भी शेयर करेगा। आगे देखिए, आगे स्टेज है कन्वेंशन स्टेज, जो 10 से 13 साल के, जिसमें सही या गलत का निर्णय लेना आता है।
इसका मतलब होता है कि गुड, पहला जो स्टेजेस दी थी गुड बॉय और गुड गर्ल की, इसमें दूसरों के साथ अगर भला करोगे तो अन इम्प्रूवमेंट होगी। अन मतलब वो कुछ ना कुछ पाएगा, तो उसको गुड बॉय या गुड गर्ल की हैबिट दी जाती है। अगला है, इसमें सेकंड स्टेज दी गई है लॉ एंड ऑर्डर होते, इसमें से कानून और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की भावना उससे देखिए। फॉर एग्जाम्पल मतलब कानून, अगर उसने गलत करा है, अगर हिंस की स्टोरी देते हैं, हिंस की स्टोरी लेते हैं, तो हिस्ट्री में उनके इन बच्चों को उनको लगा कि उन्होंने गलत किया तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए क्योंकि उसने चोरी की थी, तो इसलिए बता रहे हैं। और गुड बॉय बाय, उसके बाद है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज में होता है 13 वर्ष के बच्चे जो होंगे वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट ऑरिएंटेड होंगे, निर्णय खुद से लेना लगते हैं क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। इसमें निर्णय खुद से लेने पड़ते हैं, उसमें सही और गलत का निर्णय लेते हैं, लेकिन अगर उन्हें गलत लगेगा तो गलत कहेंगे, उन्हें सही लगेगा तो सही कहेंगे, ठीक है, इस एज के बच्चे। आगे पोस्ट कन्वेंशन में पहले सोशल कॉन्ट्रैक्ट और स्टेज में नियम लोगों की भलाई के लिए अगर तोड़ना भी पड़े तो तोड़ सकते हैं। और दूसरा यूनिवर्सल में होता है, इसमें दूसरों के विचारों को दूसरों के विचारों से सही नहीं बल्कि खुद के मानकों पर बिलीव करते हैं, खुद की बातों पर बिलीव करते हैं। जैसे किशोर अगर दूसरों के फ़ायदे के लिए अगर उन्हें यह बात सही लगती है तो सही मान लेंगे, ठीक है। इसमें आलोचना थी, कैलोगिन ने दिया था कम प्राथमिकता महिलाओं को दी है, कल्चर के डिफरेंसेस को कम महत्व दिया है, ठीक है, यही चीज़ था। अब आता है ली वाइगोस्टी की थ्योरी पढ़ते हैं जो इम्पोर्टेंट है। ये तीनों थ्योरी में से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं भर भर के, ठीक है। तो ली वाइगोस्टी सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में रूसी विज्ञानी ने कहा था कि एक बच्चा संस्कृति से इंटरेक्शन करता है। इसमें 3 थ्योरी दी गई थी, इसमें 3 बताया गया था, CL और लैंग्वेज, ठीक है, कल्चर, डेवलपमेंट और ये, तो तीनों थ्योरी को मिलाकर ही उन्होंने बताया था। उन्होंने कहा था बच्चे का जब इंटरेक्शन होता है तभी बच्चा सीखता है, तो सामाजिक इंटरेक्शन के बाद विकास होता है। ब्याजे के अनुसार पहले विकास होता है फिर लर्निंग होती है। यहाँ पे होता है पहले अगर हम ली वाइगोस्टी ने कहा कि हमारा पहले इंटरेक्शन यानी सामाजिक से लिंक होगा, यानी सोशो कल्चर थ्योरी का मतलब होता है सोशल कल्चर थ्योरी यानी कि SCL, यहाँ पे दे रखा है सोशल कल्चर थ्योरी। SCL में मतलब होता है पहले बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट होगा, पहले के डेवलपमेंट क्या होगा, बच्चे का सामाजिक डेवलपमेंट होगा यानी कल्चर डेवलपमेंट हो गया, लैंग्वेज डेवलपमेंट सॉरी होगा, फिर देन विकास होगा। इन्होंने थ्योरी दी थी ZPD, जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसमें रियल डेवलपमेंट और प्रोटेक्शन डेवलपमेंट के अंतर करना बताया था। जैसे फॉर एग्जांपल है, आपने दे लिया, मान लो बच्चा एक डेवलपमेंट पर है, ये हमारा ZPD है, ZPD में बच्चे ने रियल डेवलपमेंट किया। अगर बच्चे का लेवल अगर ऊपर करना है, अब बढ़ाना है, तो वो कहीं ना कहीं हेल्प लेगा। किसकी ले सकता है, अपने पीयर ग्रुप्स की ले सकता है, टीचर्स की ले सकता है, किसी की भी ले सकता है। बूस्ट जो हेल्प लेगा उसको हम स्कैलफोल्डिंग कहेंगे, यानी कि उस एरिया को हम क्या कहेंगे, स्कैलफोल्डिंग, यानी वो कहीं ना कहीं उसकी हेल्प की जा रही है, वो टेम्परेरी हेल्प है, परमानेंट हेल्प नहीं है। और इसमें मोर नॉलेजेबल MKU होता है, मोर नॉलेजेबल, जैसे टीचर्स, पेरेंट्स और फ्रेंड्स उसकी मदद करेंगे। तो इस तरीके की उन्होंने ZPD की जो थ्योरी दी थी उसमें यही कहा गया था कि बच्चों का लेवल अप करने के लिए हमें कहीं ना कहीं उसको हेल्प देनी पड़ेगी, चाहे वो वयस्कों द्वारा हो चाहे वो किसी के भी द्वारा हो। उसको पान या ढांचा कहते हैं, तो इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे अब अगला आता है हमारा भाषा और विचार क्या होता है। भाषा कहती है कि हम चिंतन और भाषा में अलग अलग आए हैं, लेकिन बाद में एक साथ हो जाते हैं। जब पहले भाषा होती है फिर विचार हमारे डेवलपमेंट होते हैं। संज्ञानात्मक कॉग्निटिव में फैसिलिटेटर बनती है। निजी भाषा में आंतरिक, इसे बच्चा प्राइवेट स्पीच कहता है, जहाँ पर बच्चा अपने मन ही मन में चीज़ों को पढ़ना सीखता है और चीज़ों को पढ़ने के साथ साथ अपने कार्यों को निर्देश देता है। इसमें 2 टर्म थी, प्याजे और वैगोस्टी ने कहा था, प्याजे ने कहा था कि ये एक फिजिकल वर्ल्ड है, इसने सोशल कल्चर थ्योरी वर्ल्ड कहा था। मैंचुरेशन पीरियड है पे बल दिया गया था, इसमें सामाजिक अनुभव। हेरिडिटी पे दिया था, इसने सोशल इंटरेक्शन पे। डिसकंटिन्यूस प्रोसेस यानी कि हमें नॉट कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, वाइगोस्टी की थ्योरी। लर्निंग डेवलपमेंट में क्या होता है, लर्निंग बाय डूइंग होता है, इसमें सोसाइटी टू टीचर्स चाइल्ड होता है। इसमें पहले डेवलपमेंट होता है फिर लर्निंग होती है, उसने कहा था पहले लर्निंग होती है फिर डेवलप, किसने, वाइगोस्टी ने। वाइगोस्टी में के बाद आता है इंटेलिजेंस थ्योरी जो इंपॉर्टेंट है। इंटेलिजेंस क्या होता है, बुद्धि क्या होती है, बुद्धि में हम बच्चों को समझने या सोचने की तर्क शक्ति देते हैं और उसमें कहीं ना कहीं मदद करती है, चाहे थिंकिंग हो चाहे इमेजिनेशन हो। इसको मल्टी डायमेंशन थ्योरी भी कहते हैं, इसमें इसे स्थायी परिवर्तन भी कहते हैं। अडॉप्शन इज अ हेल्प थॉर्नडाइक ने अलग अलग दी थी, सबने अलग अलग दी थी, तो थोड़ा सा समझ लेते हैं। थॉर्नडाइक ने दिया था मूर्त बुद्धि। मूर्त बुद्धि मतलब जो प्रत्यक्ष है, जो सामने रखी गई है, जैसे मैकेनिकल और कारीगर। अमूर्त ज्योति, अप्रत्यक्ष, जो सामने नहीं रखी गई है, जैसे डॉक्टर या चित्रकार जो भावनाओं और विचारों से अपनी संबंधित होते हैं। सामाजिक बुद्धि वाले व्यक्ति जो समाज के कार्य, जैसे नेता, व्यवसाय, समाज सेवी और अध्यापक होते हैं। टर्मन ने दी थी 1916 में, एक सूत्र दिया था, मेंटल एज, इसको समझ लीजिए, मेंटल एज और प्लस
क्रोनोलॉजिकल एज और मल्टीप्लाई ये, तो इसका एवरेज निकल जाता है। तो आसानी से इस तरीके से फॉर्मूला अगर देखोगे तो हाँ निकल जाएगा। एवरेज का जो होता है ये इतना होता है, इंटेलिजेंस का 140 प्लस होता है, मंदबुद्धि का 70 से 79 होता है। प्रतिभाशाली बच्चे जो होते हैं अपने डिसीजन खुद लेते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, सेल्फ एफिशिएंसी होती है, हाई क्रिएटिविटी होती है, क्यूरियोसिटी होती है, पॉइंट याद रखना, मेंटल प्रोसेस हाई होता है कैटेगरी का। और उसके बाद है यही सारे पॉइंट्स है जो आपके जो डेवलपमेंट वाले जो प्रतिभाशाली होते हैं। यूरिन फैक्टर दिया था बीने ने, ये फैक्टर दिए थे, ये इंपॉर्टेंट है थ्योरी। यूरिन फैक्टर बीने दिया था, उसने कहा था कि जो बच्चा है वो एक ही बुद्धि की तरह काम करता है, यानी एक ही तरीके से एक ही बुद्धि का काम करेगा, चाहे उसकी बुद्धि। 2 फैक्टर थ्योरी में यहाँ पे होता है बच्चे में 2 फैक्टर होते हैं, एक तो जी फैक्टर और एक एस फैक्टर होते हैं। जी फैक्टर में बच्चा सामान्य बुद्धि का होता है, वह हर किसी में भी अलग अलग हो सकते हैं। जी फैक्टर मतलब होता है जनरल, जनरल मतलब किसी भी चीज़ में। स्पेशल फैक्टर क्या होता है वाले में होता है एस फैक्टर। एक्स फैक्टर का मतलब होता है कि स्पेशल फैक्टर होते हैं जो दूसरों से अर्जित करने वाली बुद्धि होती है, यानी स्पेशल माना किसमें स्पेशलिस्ट होंगे। अगला है पॉइंट ग्रुप फैक्टर। ग्रुप फैक्टर सर ने दी थी, जिसमें हमारा जो होता है जी योग्यताओं के मिश्रण में डिफरेंट तरीके से बच्चा जो है वो बुद्धि का प्रयोग करता है। हार्वर्ड गार्डनर ने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो हमेशा पूछी जाती है, तो इसको ध्यान में रखना, बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था, जिसमें था मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी थी। इस थ्योरी में कहा गया था कि शाब्दिक भ्रामी यानी वर्बल मतलब होता है जिसमें बच्चों को अपनी भाषा से, अपने शब्दों से ज्ञान होता है, जैसे वकील, कवि और पत्रकार। तार्किक गणितीय आपको लॉजिकल मैथमेटिक्स होता है, जिसमें तर्क लगाना पड़ता है, सोचना पड़ता है, लॉजिक लगाना पड़ता है। तो इसको हम इसमें जो होंगे बुद्धि वाले जो होंगे वो अकाउंटेंट, बैंकर और साइंटिस्ट। स्थानिक होता है जिसमें आमूर्त मतलब इमेजिन कर रहे हैं, जैसे मूर्तिकार है जो पहले इमेज करेगा, या आर्किटेक्ट है वो इमेज करेगा, चित्रकार है वो पहले चीज़ों के बारे में सोचेगा, फिर देन अपना कंसेप्ट बना के क्लियर करेगा। शारीरिक गति यानी कि बॉडी काइनेस्टिक, जिसमें बॉडी के शरीर पे आने वाली अभिनेता, डांसर, एथलीट्स। संगीत म्यूजिकल से होता है, संगीत के अंदर जैसे सिंगर और एंटरटेनमेंट। इंटरपर्सनल ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्वेश्चन ध्यान रखिए, इसलिए मैं बता रही। इंटरपर्सनल होता है इंटरपर्सनल यानी इसकी द्वारा दूसरे व्यक्ति के साथ कैसे इंटरैक्ट कर रहे हैं, दूसरे व्यक्ति के साथ होगा इंटरपर्सनल, जिसमें नेता सामाजिक कार्य करता है। इंट्रापर्सनल जब हम खुद के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं, हम खुद के साथ किससे बातें करते हैं। प्राकृतिकवाद में प्रकृति से नजदीक रहते हैं, जैसे किसान। अस्तित्ववाद अस्तित्व के बारे में सोचना, ठीक है। इसमें आलोचना थी कि आलोचना इसमें अलग अलग इंटेलिजेंस को नाप सकते हैं। त्रिआयामी सिद्धांत दिया गिलफोर्ड ने, व्यवस्थित कंसेप्ट ये पूछा नहीं जाता, सिर्फ आपको सक्रिय ऑपरेशन प्रोडक्ट होता है और ये 3 होता है। फिर आता है त्रिचापीय, ये भी स्टर्नर बंगनर ने दिया था, इसको हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अनुभवक, जिसमें अनुभव पर आधारित है, कुछ नई चीज़ खोजना, नए अनुभव को आना, कुछ नया क्रिएट करना। घनकीय कंसेप्टल कल्पना शक्ति की सोचना, अर्थात अमूर्त बुद्धि वाले व्यक्ति जो होते हैं। संदर्भात्मक इसमें आता परिवार के साथ समायोजन रखते हैं और व्यवहारिक होना, ठीक है। इस तरीके की इस बुद्धि का सिद्धांत था। उसके बाद हम लर्निंग करते हैं। लर्निंग में क्या गया था, लर्निंग क्या होती है, अधिगम क्या होता है, कि जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया होती है। परिस्थिति के अनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना सीखना, ये हमारी लर्निंग होती है। जैसे अनुकूलन, खुद को ढाल लेना, स्वाभाविक व्यवहार में परिवर्तन, मानसिक प्रतिक्रिया, कौशल व ज्ञान का अर्जन। स्वनिर्देशित यानी सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग बाय डूइंग, सामाजिक अवसर देना, सक्रिय भागीदारी, विश्लेषण, समालोचनात्मक सोच और समस्या समाधान। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये एक लर्निंग के पॉइंट्स हैं। लर्निंग 4 तरीके की होती है। एक होती है सरल रेखीय वक्र, एक अंतर्दो वक्र रेखा, और एक नतोदर वक्र रेखा यानी कि कन्वे। अब फर्स्ट है जिसमें रेखा समान होगी। अगर हम लर्निंग और हम उसकी बात करते हैं, लर्निंग और प्रोजेक्ट की, जैसे यहाँ पे पी यानी समान है, सीधी सीधी चल रही है, और इसमें तेज़ी से चलेगी, फिर धीरे धीरे धीमी होती जाएगी। ये अभ्यास हो गया एक तरीके से, प्रैक्टिस यानी डेवलपमेंट। इसमें होगा कन्वे का लर्निंग क्या होगी, धीरे से चलेगी, फिर तेज़ी से ऊपर की तरफ बढ़ेगी। तो हमारी मिश्रित लर्निंग कभी तेज कभी कम, कभी तेज कभी कम, मिला जुला अभ्यास होगा। शिक्षण के स्तर बताया है। स्मृति मतलब मेमोरी, हर्बर्ट ने दिया था। रटने पर बल दिया, निचला स्तर दिया। ज्ञान प्राप्त करना दिया, प्राथमिक स्तर दिया। समझ बोध स्तर क्या होता है, ज्ञान को समझना, नियम व सिद्धांत को बताना। चिंतन उच्च स्तर, मानसिक क्रियाओं में पूर्ण अवसर, नियम व सिद्धांतों की जानकारी देकर पूर्ण रूप से निष्कर्ष निकालना, ठीक है। अब है मैक्रो टीचिंग। मैक्रो टीचिंग इसका उपयोग नहीं होता है। एलिन ने दिया था शाम पट व प्रलंबन, प्रश्न प्रभाव था, प्लानिंग थी, फिर टाइमिंग थी 6 बजे से, फीडबैक दिया जाता, फिर लीव प्लान किया जाता था,
12 मंथ का, फिर री टीचिंग होती थी, फिर री फीडबैक, तो 36 मिनट टोटल होते थे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको करना है। अब लर्निंग डिसेबिलिटी जो इंपॉर्टेंट है, सारे इसलिए करवा रही हूँ ताकि कुछ कुछ टर्म रह जाए, तो हम बाद में करेंगे सेकंड वीडियो में मैटर। लर्निंग डिसेबिलिटी में से क्वेश्चन 101% आता है पेपर 1 में भी। डिसलेसिया होता है पढ़ने से संबंधित होता है, डिसग्राफिया लिखने से संबंधित होता है, डिसकैलकुलिया गणित से संबंधित है, डिसमॉर्फिया भ्रमण वाली स्थिति से होता है, डिसफेसिया बोलने से संबंधित होता है। ये क्वेश्चन आया हुआ था पिछली बार भी, पिछले से पिछले एग्जाम में। डिसफेसिया शारीरिक क्वेश्चन होता है। डिस्थेमिया तनाव से होता है। AHD अटेंशन डेफिशिएंसी हाइपर थिंक डिसऑर्डर, जिसमें बच्चा एक जगह से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता, ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता। ऑटिज्म में रिपीटेड बार बार बच्चा रिपीटेड व्यवहार करेगा। RPW आपको भी पता है 7 से 21 साल के प्रकार होते हैं, जिसमें बच्चों के हैंडीकैप अलग अलग स्पेशल चाइल्ड के बच्चों के बारे में बताया गया। तो इसके बारे में डिटेल में आगे देखते हैं क्या दिया है। लैंग्वेज, लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, ये आपकी इंग्लिश और हिंदी दोनों में हेल्प करेंगे, तो इसमें यहाँ पे कवर करवा रही हूँ। हिंदी में 52 होते हैं, इंग्लिश में 26 होते हैं। अनलिमिटेड सेंटेंस होते हैं, इनेटिव जनरली होते हैं, अनंत सृजनशीलता होती है। रूल्स एंड सिस्टम होते हैं। फोनोलॉजी, फोनोलॉजी हमेशा क्या होता है, जिसमें ए साउंड ए, एस साउंड स, ह साउंड स्वतंत्रिका, यानी साउंड ऑफ नॉलेज बोलते हैं इसको, साउंड ऑफ नॉलेज, जहाँ पे श और श को, त और त को, र को सही तरीके से लिखा जाता है, तो ये श बनता है। किस तरीके से बता रहे हैं। फोनिम होता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड इन इकाई, यानी भाषा में सबसे छोटी इकाई हमारी फोनिम है, यानी फोनिम है। ठीक है, ये याद रखना। इसको याद रखने के लिए यही है कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड इन लैंग्वेज, भाषा की सबसे छोटी इकाई, स्वर की सबसे छोटी इकाई जो साउंड सुनाई देती है, यानी कि ए की साउंड क्या है, अ, जहाँ पे जो मैंने ऊपर बताया गया ए। ठीक है। फोनोलॉजी साउंड ऑफ अवेयरनेस, जो साउंड है उसकी अवेयरनेस, उसमें जागरूक रहना, उसकी नॉलेज में हमेशा अपडेट रहना। आगे देखो। मोनोलॉजी सिस्टम ऑफ वर्ड्स, उपसर्ग और प्रत्यय, आपको भी पता है उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं। जब हम आगे जोड़ते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं, जो पीछे की तरफ जोड़ते हैं प्रत्यय कहते हैं। तो उसमें जैसे हेल्प प्लस ईयर, ईयर लगाएंगे हेल्पर, हेल्प प्लस हेल्पर्ड, टोलर, टोल प्लस टोलर्ड, टॉल। ठीक है। मॉर्फीन क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग, जहाँ पे अर्थ की बात की जाए, अर्थ विन्यास मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अर्थ, यानी मीनिंग की बात की जाए, जहाँ पे कहीं ना कहीं अर्थ हो भाषा में, उसको हम मोनीम कहते हैं। ठीक है। फोनोलॉजिकल, जहाँ पे हम अवेयरनेस रहते हैं, उस लॉजिकल यानी नॉलेज के पास। सिंटेक्स क्या होता है, सिंटेक्स क्या होता है, सिंटेक्स होता है हम सही क्रम में वाक्य को लगाते हैं। ऑर्डर ऑफ वर्ड्स इन अ सिंटेक्स, शब्दों को वाक्यों में किस प्रकार लगाया जा सकता है। जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, आर गोइंग टू, आई एम, यदि गलत है सिस्टमेटिकली, ऊपर वाला ठीक है। तो इससे आगे देखिए। सिम्टेक्टिक क्या होता है, अर्थ और व्याकरण में, यहाँ पे सेंटेंस हो रहा है लेकिन आपने कर्म बिल्कुल ठीक है लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं बना। जैसे एग्जांपल दिया है मैंने यहाँ पे, माई मदर इज पंचर्ड, पंचर्ड कोई नहीं होता, पंचर साइकिल होती है, कोई चीज़ होती है। तो माई साइकिल इज है, तो इसको ठीक तरीके से माई साइकिल इज पंचर्ड, माई मदर इज सिक। ठीक है। प्रोग्रामेटिक मतलब कल्चरल थ्योरी, सॉरी कल्चर, सोसाइटी और सिचुएशन पर डिपेंड करता है। ठीक है। लैंग्वेज थ्योरी ऑफ थॉट्स में पियाजे ने क्या कहा था, सेंट्रलिज्म को स्पीच माना था, अहम केंद्रीय भाषा, यानी दूसरों की बात को नहीं मानते थे। लेकिन वाइगोस्टी प्राइवेसी में कुछ बहुत सीखने को मिलता था। इसमें 3 होते हैं, थॉट्स, बिहेवियर, सॉरी यहाँ पर थॉट्स रेगुलेट होता है, बिहेवियर और प्रॉब्लम्स, यानी कि बच्चा इसमें कहीं ना कहीं इन चीज़ों को प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखता है, बिहेवियर सीखता है। कलेक्टिव, एक से ज़्यादा बच्चे यहाँ पे सेलेक्ट होते हैं। इनर स्पीच में भी तीनों, थॉट्स, बिहेवियर और प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखता है। इसमें प्राइवेट स्पीच और इनर स्पीच के बात है। इनर स्पीच मतलब होता है बच्चे अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ सीखते हैं, अंदर से मोटिवेशन होता है। और जो प्राइवेट स्पीच होती है वो बच्चा खुद से सीखता है, कुछ सीखने को मिलता है बहुत कुछ। इसमें सोशलाइजेशन स्पीच थी, पियाजे ने, रिलेटिव टू यूजफुल, और इसमें पहले लर्निंग हुई फिर आपकी टीचिंग हुई। इधर उल्टा होता है, पहले थिंकिंग फिर लैंग्वेज। तो यहाँ पे पहले भी स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज, स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज का डेवलपमेंट का मतलब होता है सबसे पहले कि बच्चा जो है लैंग्वेज में यानी भाषा विकास में कितने महीने में कौन कौन सा है। 1 मंथ में कूकना सीखता है, बाबलिंग 3 मंथ में, साउंड ऑफ लोकल लैंग्वेज इन साउंड प्रोड्यूस करना सीखता है। 1 शब्द 1 साल में, कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट जब आता है स्टेजेस मूर्त अवस्था में सीखता है। 2 या 3 वर्ष 1.5 साल में सीखता है। टर्म्स ऑफ, इसको बोलते हैं सिंटेक्स और सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ डेवलपमेंट, टेलीग्राफिक स्पीच भी कहा जाता है इसे, तो ध्यान रखने से। अर्ली चाइल्डहुड मोस्ट इंपॉर्टेंट पीरियड होता है, जिसमें 2 से या 6 या 7 साल के बच्चे 25 से 50 पर डे में वर्ड सीखते हैं, जिसको अब हम कहते हैं ओवर जनरलाइजेशन, अति सामान्यीकरण। एक्स्ट्रा यूजेस होते हैं, इस नियम को, किसी भी नियम को हर जगह प्रयोग कर सकता है। आस्क यू, दैट, टेल यू, गलत नहीं है, टोल्ड यू।
मेंटल लॉजिकल अवेयरनेस में 5 साल का बच्चा खुद से अपनी लैंग्वेज सुधारना सीख जाता है। अब यह असेसमेंट आकलन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें से क्वेश्चन आएंगे। असेसमेंट फॉर लैंग्वेज SA1 जब हमारा लास्ट में SA1 होता है जिसमें हम समेटिव असेसमेंट करते हैं, उसमें कहते हैं इसमें अधिगम का आकलन होता है, हिंदी में बोलते हैं टर्म एंड, यानी टर्म के एंड में बंद एंडेड वाले क्वेश्चन यानी बंद एंडेड वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। असेसमेंट फॉर लर्निंग यानी असेसमेंट अधिगम के लिए लर्निंग डूइंग द लर्निंग पीरियड ऑफ यूनिट यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं, संरचनात्मक का आकलन होता है। उसके बाद होता है असेसमेंट एज लर्निंग में अधिगम के रूप में आकलन होता है जिसमें सेल्फ मॉनिटर करता है, बच्चा खुद अपने आप को ऑब्जर्व करता है। असेसमेंट इन लर्निंग में क्या होता है, बच्चा अधिगम में आकलन करता है। रिलेटेड टीचर्स फॉर फैसिलेटर होता है और उसकी कहीं ना कहीं उसकी हेल्प करते हैं। तो इस तरीके से आपकी असेसमेंट ऑफ लर्निंग होती है जिसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। लर्निंग थ्योरी है जो हमने अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। E.L. थॉर्नडाइक भूखी बिल्ली पर प्रयास किया था। 2T प्रयास का सिद्धांत था जिसमें प्रयास एवं भूल का सिद्धांत दिया था। अमेरिकन विज्ञानी थे। सीखने की प्रथम नियम थे। उत्तेजना अनुक्रियन का सिद्धांत था। SR सिद्धांत संबंधवाद सिद्धांत था। प्रथम नियम क्या था, तत्परता का नियम, रेडिनेस। हमारे अंदर जब तक कुछ करने की इच्छा नहीं होगी तो हम वो चीज़ नहीं करेंगे, करने की इच्छा। अभ्यास का नियम, किसी भी काम को लेकर बार बार अभ्यास करते रहना। प्रभाव व संतोष का नियम जिसमें फ्रिक्वेंटली हम होता है नवीनता, किसी काम के लिए हमारे ऊपर प्रभाव होना, ये सीखने की गति पर आश्रित हो जाती है। फिर है गौण नियम। अभिवृत्ति या मनोवृत्ति, किसी भी काम को लो और डिस्पोजिशन करने के लिए धनात्मक यानी पॉजिटिव वे में उसमें सीखना। आंशिक क्रिया का नियम होता है छोटा भाग, लो ऑफ पार्टीशन एक्टिविटी। जब हम किसी भी काम को छोटे छोटे भागों में करते हैं तो सीखना ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है। बहुपति क्रिया का नियम, जब हम किसी भी लो मल्टीपल क्रिया करते हैं, जब हम किसी भी क्रिया को करते हैं उतने ही काम में महारत हासिल करते हैं। आत्मीकरण का नियम, जब बच्चा पूर्ण ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ लेता है। सहतात्मक स्थानांतरण, रिस्पॉन्स के बाद सिमुलेट उत्पन्न होता है, उसको कहते हैं। अनुरूपता यानी लॉ ऑफ एनालॉजी, अतीत में सीखा हुआ क्रिया को नई क्रिया के साथ सादृश्यता का नियम। अब आगे देखते हैं लर्निंग थ्योरी में पावलोव ने क्या दी थी, कुत्ते पे एक्सपेरिमेंट किया था और उसने लूसी वैन 1904 में उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। पावलोव ने अपना प्रयोग कुत्ते पर किया था। कुत्ते को पिंजरे में भूखे हुए रखा, उसने उसे खाना दिया और खाना देते ही कुत्ते के मुंह में लाल टपकी और शुरू हो गई। जब उसने कुत्ते को खाना देते हुए देखा तो पहले वाली लाल में घंटी बजा दी। तब कुछ दिन बाद कुत्ते को लगा कि जब घंटी बजेगी तभी मुझे खाना मिलेगा। तब जैसे ही घंटी बजती है तो कुत्ते के मुंह में लाल टपकती शुरू हो जाती है। अब उत्तेजना बढ़ने का काम घंटों हो रही है। तो इसमें फूड और बैल का अनकंडीशनल इंस्ट्रूमेंट और एक कंडीशनल इंस्ट्रूमेंट होता है। जब वो उसका बैल बजाता है तो उससे पहले कंडीशन रिस्पॉन्स करता है, फिर लाल कंडीशन होता है। तो इस तरीके की कंडीशन। स्किनर ने परसूट अनुबंधन सिद्धांत, यदि अनुकरण जोर दिया। चूहे पे असेसमेंट, रीफोर्समेंट नेगेटिव और पॉजिटिव होता है। दंड देना नेगेटिव होता है, पॉजिटिव भोजन पानी नौकरी। और फिर है निदानात्मक उपचारात्मक होता है। निदानात्मक में कारण जानना होता है, उपचारात्मक में कमियों का पता लगा के उसका समाधान करता है। इसमें कमियां, कठिनाई और असफलता का। तो इस आज की वीडियो में हम इतना ही करते हैं। बाकी टॉपिक्स जितने भी रह गए हैं वो कंप्लीट करेंगे। डेली सेकेंड मैराथन में मैं आपका सारा कंप्लीट करा दूंगी, जो है RTI 2009, निपुण भारत और आपका FLN। उसके बाद आपका ये आपका NCF हो गया, जितने भी है 2009 से 2022 तक के। तो ये सारी वीडियो अपलोड होगी। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर, ताकि आप वो और भी तैयारी कर सके। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।